हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चलन नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। दोस्तों, क्विक रिवीजन की सीरीज में हम फिर से आ गए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है हाइपरवोलेमिया यानी कि फ्लूइड ओवरलोड। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाइपरवोलेमिया या फ्लूइड ओवरलोड या ओवरहाइड्रेशन इज द मेडिकल कंडीशन वेयर देयर इज अ टू मच फ्लूइड इन द बॉडी, यानी कि यह एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड हो जाता है। ये कैसे होता है? इसमें जो इंट्रास्टिशियल फ्लूइड्स होते हैं वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में आ जाते हैं। मतलब कि जो हमारे इंट्रास्टिशियल स्पेस में यानी कि टिश्यूज़ में जो फ्लूइड होते हैं वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस यानी कि वेंस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपोवोलेमिया की क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको ये क्लास समझने में बहुत ही आसानी होगी। हाइपोवोलेमिया में क्या हो रहा था कि इंट्रावेस्कुलर का फ्लूइड इंट्रास्टिशियल में जा रहा था, लेकिन हाइपरवोलेमिया में इंट्रास्टिशियल फ्लूइड जो है वह इंट्रावेस्कुलर में आ रहा है, जस्ट अपोजिट। और ये जो होता है ये रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड होता है, यानी कि इसमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी के अंदर। इसके कारण आइए देखते हैं क्या क्या है इसके कॉजेस। इसके कॉजेस हैं एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लूइड, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड को लेना। इंट्रास्टिशियल स्पेस टू प्लाज्मा फ्लूइड शिफ्ट, यानी कि जो इंट्रास्टिशियल स्पेस यानी टिश्यूज़ में जो फ्लूइड होता है प्लाज्मा फ्लूइड में कन्वर्ट होकर इंट्रावेस्कुलर स्पेस में आ जाता है। ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता है हार्ट, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है, और ये होता है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। रीनल फेलियर भी इसका एक कारण है। इसमें फ्लूइड का बैलेंस जो है अच्छे से नहीं हो पाता, इसका रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, और जो हमारी किडनी है डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड का नहीं कर पाती है, तो रीनल फेलियर का भी एक इसका कारण है। एक्सेसिव आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक फ्लूइड्स, यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स को देंगे तो यह भी इसका कारण हो सकता है। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया अदर कारण में है। इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ हैं उसमें कंजप्शन हो जाता है फ्लूइड्स का, जो बाद में इंट्रावेस्कुलर स्पेस में आ जाता है वही फ्लूइड। कुशिंग सिंड्रोम या हाइड्रोकॉर्टिसोलिज्म जो है इसका एक अदर कारण है। इसमें क्या होता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, जो हमारे फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। फाइट माने कि जब हमें अचानक से बहुत तेज़ी गति से गुस्सा आता है या हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करने लगते हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे हो अचानक से हमें डर जाए, तो हमारी बॉडी फ्लाइट मूवमेंट करने लगती है, यानी हम वहाँ से भागते हैं। तेज़ी से हमें भागने में और लड़ाई करने में मदद करता है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और उसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बहुत ज़्यादा समय तक अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया जाता है तो यह फ्लूइड का रिटेंशन कर देता है। एक्सेसिव साल्ट इनटेक, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप नमक खाते हैं तो ये भी एक फ्लूइड ओवरलोड का कारण हो सकता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ये ज़्यादा मात्रा में जब साल्ट बॉडी में हो जाती है तो साल्ट को फ्लूइड में कन्वर्ट कर देता है। एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, अगर किसी पर्सन को सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी दी जा रही है तो उसकी बॉडी में भी एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड हो जाएगा, यह भी एक इसका कारण है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है यह नेचुरली बॉडी में रिलीज होता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अगर यह बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है तो भी ये इसका कारण बनता है। आफ्टर बर्न ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब बर्न के पेशेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड दिया जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड देने की वजह से अगर बॉडी में अच्छी तरह से उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता है तो वो भी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन हो जाती है। आइए जानते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, क्योंकि इंट्रास्टिशियल स्पेस से फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर में आ रहा है तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा, इंक्रीज वेनस रिटर्न, जब सारा फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर वेस्कुलर्स में वेन्स में आ रहा है तो वेन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो हार्ट तक जो ब्लड पड़ रहा है, रिटर्न जो ब्लड हार्ट तक ले जा रहा है उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं वो जल्दी ज़्यादा मात्रा में फिल होंगी। ठीक है। तो इसकी वजह से हार्ट का जो है
स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा हार्ट के ऊपर, जिससे वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब स्ट्रोक वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, वर्कलोड होने की वजह से हार्ट जो है अच्छी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है? जो जब सही से पंप नहीं कर पाएगा तो बॉडी के कैपिलरीज से होते हुए ब्लड टिश्यूज तक अच्छे से नहीं लौट पाएगा, क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलरिटी बहुत ज़्यादा कम हुई, चूँकि ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो चुका होगा, बहुत पतला हो चुका होगा, उसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होगी, ब्लड की मात्रा कम होगी, यानी इसमें प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा है, तो टिश्यूज़ तक प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण टिश्यूज़ की डेथ होने लगेगी। ठीक है, आइए जानते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन सिम्टम्स में इंक्रीज इन वेट, ठीक है, बॉडी का वेट बढ़ेगा, क्योंकि फ्लूइड बढ़ रहा है तो वेट बढ़ जाएगा। स्वेलिंग इन लेग एंड आर्म, स्वेलिंग आ जाएगी, और जिसको हम पेरिफेरल एडिमा कहते हैं, जिसमें हाथ पैर में सूजन आ जाती है। ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है तो यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। हेडेक, कन्फ्यूजन, लेथार्जी, यह भी एक कारण होगा, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट हमेशा परेशान बीमार रहेगा, तो उसकी वजह से थकान रहेगी, उसके बॉडी में दर्द रहेगा, उसके सर में दर्द रहेगा और वो कन्फ्यूज टाइप में रहेगा। डिस्टेंडेड नेक वेन, इसका मतलब ये है कि जो हमारी वेन, गले की, नेक की ये वेन होती है, इसमें तनाव रहेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा। इंक्रीज बीपी एंड इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, वही है कि इसकी वजह से हमारी बीपी बढ़ेगी और हमारा सेंट्रल वेनस प्रेशर, यानी कि हमारी जो वेन्स और आर्टरीज हो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। फोर्सफुल पल्स एंड रेस्पिरेशन, इसमें बहुत जल्दी जो फोर्सफुल पल्स होगी, यानी कि जब आप पल्स को चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स इसमें फील होगा, बल्कि बहुत तेज़ से पल्स चलती मिलेंगी, और रेस्पिरेशन भी बहुत फास्ट रहेगा बट शैलो रहेगा। ठीक है, मतलब कि शैलो का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, लेकिन गहरी सांस नहीं होगी, बहुत ही शैलो, हल्की सांस रहेगी, जल्दी रहेगी। नेक्स्ट है असाइटिस। असाइटिस बोले तो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है एब्डोमेन की, ठीक है, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है या एब्डोमिनल कैविटी कह लीजिए, उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, डिस्निया, इसमें क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। नेक्स्ट है पैरा ऑक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया। अब ये क्या होता है? दरअसल रात के टाइम में सोने में दिक्कत होगी और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसी को पैरा ऑक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया कहते हैं, यानी कि नाइट के समय में सांस लेने में और सोने में दिक्कत फील होगा पेशेंट को। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा का मतलब है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा पल्मोनरी यानी कि लंग्स में, तो ये है पल्मोनरी एडिमा। उसके बाद है क्रैकल्स इन लंग्स, हमारे लंग्स से क्रैकल्स यानी शार्प साउंड्स आएंगे। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। सबसे पहले हम इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसमें हम उसके हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, उसके वाइटल्स चेक करेंगे। नेक्स्ट हम उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, हम उसके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में पता करेंगे कि इसके पहले उसको कोई दिक्कत तो नहीं थी या उसकी डाइट कैसी थी। तीसरा हम ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें हम CBC का काउंट करेंगे। CBC में हम देखेंगे ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और हीमेटोक्रिट, इन दोनों का लेवल डिक्रीज रहेगा। तीसरा हम एल्बुमिन चेक करेंगे। एल्बुमिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो कि लीवर से रिलीज होता है। और नेक्स्ट हम पर्सन का कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे। कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होता है। हम पेशेंट का ECG चेक करेंगे। नेक्स्ट हम उसका GFR चेक करेंगे, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखेंगे, यानी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट चेक किया जाता है, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि हम KFT कराएंगे। नेक्स्ट LFT यानी कि हम पर्सन का लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। हम उसका यूरिन एनालिसिस कराएंगे, जिसमें हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। पर्सन का चेस्ट एक्सरे कराएंगे। तो ये रहा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आइए अब जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट हम 2 तरीके से करेंगे, पहला मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पर्सन को डाइट थेरेपी देंगे,
और डाइट थेरेपी में हम उसको लो सोडियम देंगे, ठीक है। फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, यानी हम उसको ओरली या आईवी फ्लूइड्स बहुत ही कम देंगे। सोडियम रिस्ट्रिक्शंस कर देंगे, हम उसको नमक ना के बराबर देंगे, लेकिन थोड़ी मात्रा में नमक देना इसलिए ज़रूरी है ताकि पर्सन को हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन ना होने पाए। हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में सोडियम का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, तो सोडियम रिस्ट्रिक्शंस करेंगे, बट ये ध्यान में रखेंगे कि पर्सन हाइपोनाइट्रीमिया की कंडीशन में ना जाए, ठीक है। डायूरेटिक्स देंगे, डायूरेटिक्स में हम जैसे फ्रूजामाइड वगैरह देंगे, जिसे हम लाइसिक्स बोलते हैं, जिससे कि फ्लूइड का एक्सक्रीशन हो। साथ में उसको वैसोडायलेटर थेरेपी, इनोट्रोपिक ड्रग्स, और साथ में उस पर्सन के डायलिसिस भी कराएंगे। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट का पहला है कि असेसमेंट में हम पर्सन का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कि इनपुट और आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, यानी कि पर्सन कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे कि 1500 ml से कम फ्लूइड तो नहीं एक्सक्रीट कर रहा है। मॉनिटर एडिमा का वेट को मॉनिटर करेंगे, उसके सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर करेंगे, साथ में उसके वाइटल साइन को टाइमली आवरली के हिसाब से चेक करते रहेंगे। यह रहा असेसमेंट। अब आइए देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है हम नंदा के हिसाब से लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस मैं आपको 3-4 बता दे रही हूँ, आप बाकी अपने हिसाब से बना लीजिएगा कंडीशन को देखते हुए। जैसे कि पहला है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक और इनएडिक्वेट एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी, ठीक है। दूसरा इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिपेंडेंट एडिमा। थर्ड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू एक्सेस वर्क ऑन द हार्ट फ्रॉम फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू फ्लूइड इन द लंग्स एंड पल्मोनरी कंजेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। आइए जानते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस के बारे में, मतलब हम क्या एक्शन लेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद। हम पेशेंट की कंडीशन को देख चुके, अब हम नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या क्या करेंगे। मॉनिटर सोडियम एल्बुमिन एंड प्रोवाइड प्रोटीन। हम पर्सन की सोडियम लेवल को चेक करते रहेंगे टाइमली, कि ऐसा तो नहीं कि सोडियम का लेवल बढ़ रहा है या फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है। हम उसके एल्बुमिन की मात्रा चेक करते रहेंगे, साथ में अगर नीड पड़ी तो पर्सन को प्रोवाइड प्रोटीन यानी कि प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा होने पर प्रोटीन का लेवल घट जाएगा। एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, हम पर्सन को डायूरेटिक देंगे, लेकिन डायूरेटिक देने के पहले और डायूरेटिक देने के बाद दोनों टाइम पे हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे पेशेंट का। अवॉइड मेडिकेशंस दैट कॉज फ्लूइड रिटेंशन, हम पर्सन को ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देंगे जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो, जिसकी वजह से फ्लूइड का अमाउंट बढ़े। हम उसकी स्किन केयर करेंगे, क्योंकि अगर नीड पड़ी तो हम स्किन केयर भी करेंगे पेशेंट का रीनल रिप्लेसमेंट एंड डायलिसिस, अगर नीड पड़ी तो डायलिसिस करवाएंगे, और अगर कंडीशन बहुत ख़राब होती है, किडनी फेलियर की कंडीशन है, तो वहाँ पे रीनल रिप्लेसमेंट किया जाएगा। तो ये रही एक हाइपरवोलेमिया की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।